नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएचटी, पीटी और पीआरटी वाला, जो 7 और 8 तारीख को होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। अब यहाँ पर ये कथन है, तो एब्राहम मैस्लो का है, जॉन डीवी का है, जीन जैक्स रूसो का है, W.I. किलपैट्रिक का है। तो ये जो कथन यहाँ पर किन का है, कथन अभिकथन वाला जो क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में कथन वाला, उक्ति किन की थी। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो ये जो जीन जैक्स रूसो जो है, इनका कहना था ये कि मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता और जन्म उपरांत परतंत्रता। तो इसका विचार ये रूसो ने दिया था, और रूसो ने अपने सामाजिक समझौते को जो सिद्धांत है, इसका आरंभ इसी पंक्ति से किया है। नेक्स्ट आ जाता है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। तो किन का कहना था ये, जेबी वॉटसन, जंग, हल या फिर गोथरी। तो यहाँ पर किन का कहना था ये, और ये था जीबी वॉटसन का। तो जीबी वॉटसन ये व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक थे, और व्यवहारवादियों ने केवल महसूस करने योग्य तथा मापन योग्य व्यवहार अधिगम, अभिप्रेरणा एवं पुनर्बल पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये जो वॉटसन जो है, इनका कहना था यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किन के द्वारा विकसित किया गया है। सर जॉन डीवी, जॉन एडम्स, आइजक न्यूटन या रिचर्ड ब्रेनसन। तो शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार ये विकसित किया गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आए हैं, सर जॉन एडम्स के द्वारा। तो ये जो सर जॉन एडम्स जो है, इन्होंने इनकी जो पुस्तक है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, कई बार पुस्तक का नाम भी आ जाता है और पहले भी आया हुआ है एग्जाम में। तो इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी इनकी पुस्तक है। तो इसमें कहा गया था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास को संशोधित करने के लिए एक दूसरे पर कार्य करता है, और यह मानता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में 2 व्यक्ति शामिल हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा है शिष्य। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र के जो प्रणेता हैं, इनमें से कौन है। जॉर्ज पेन, जॉन डीवी, जॉन एडम्स या विलियम फोंट। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जो प्रणेता है यहाँ पर, और ये माना गया है जॉर्ज पेन को। तो शैक्षिक समाजशास्त्र का जो संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इन दोनों से है। तो इसलिए शिक्षा के समाजशास्त्रीय सरोकारों का संबंध सामुदायिकता, सामाजिकता और समाजीकरण से लेकर संस्कृति सभ्यता के प्रतिमानों तक है। तो जॉर्ज पेन को शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक यहाँ पर कहे गए हैं, जेबी वॉटसन, E.L. थॉर्नडाइक, स्किनर या जॉन एडम्स। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक यहाँ पर कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो यहाँ पर जनक है, E.L. थॉर्नडाइक। संवेग, बुद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, सृजनात्मकता, बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई है। चार्लोट मेसन, जॉन डीवी, फ्रेडरिक फ्रोवेल, मारिया मोंटेसरी। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया चलाई गई है। तो ये किन के द्वारा चलाई गई है, और इनका नाम है जॉन डीवी। अब ये त्रिध्रुवीय जो प्रक्रिया की यहाँ पर बात हुई है, ये क्या होती है त्रिध्रुवीय। तो इसके अंतर्गत शिक्षक, बच्चा और जो समाज है, ये आ जाता है। शिक्षक, बच्चा और समाज, इसी को कहा गया है 3 ध्रुव। नेक्स्ट आ जाता है, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो ये जॉन डीवी, वॉटसन, थॉर्नडाइक या रूसो। तो यहाँ पर एक कौन से दार्शनिक है जिनका मानना था कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, और ये जो यहाँ पर मानने वाले हैं, इनका नाम था रूसो। और ये जहाँ प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक हैं, और प्रकृतिवादी का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक और यांत्रिक होता है, और प्रकृतिवादी के अनुसार मानव विकास के नियम प्राकृतिक एवं बालक की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ
अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए थे। तो 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोग के परिणाम स्वरूप तैयार किए थे? जेपी गिलफोर्ड, वॉटसन, जॉन डेवी या एल थॉर्नडाइक। तो ये कौन थे? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, तो कौन थे? ये थॉर्नडाइक थे। तो थॉर्नडाइक ने ही सीखने के जो नियम हैं जानवरों के साथ अपने प्रयोग में बताए थे। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत महत्वपूर्ण है इनका। तो जो भी कोई आप काम शुरू में नया नया करते हैं तो शुरू में गलतियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को करने लग जाते हैं तो गलतियाँ फिर जीरो हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे आप टाइपिंग करते हैं, शुरू में देख देख कर टाइपिंग करते हैं, लेकिन जब आप उसको अभ्यास हो जाता है तब आप अंधेरे में भी टाइपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, और ये जो यहाँ पर कथन है इनमें से किनका था? तो B.F. स्किनर, C.V. गुड, J.M. स्टीफन या C.H. जूड। तो यहाँ पर एक कथन किनका है? शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, तो कौन से थे? J.M. स्टीफन। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इनमें से कौन सा अधिगम का सहचार्यवाद का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, नई में पूछा गया है अधिगम का सहचार्यवाद का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें अनुकूलित अनुबंधता का सिद्धांत है, गेस्टोलट का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो कौन सा अधिगम है यहाँ पर? सहचार्यवाद का सिद्धांत नहीं है। अब नहीं में पूछा गया है तो जो ऑप्शन 3 में आए हैं यहाँ पर, तो ये जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो व्यवहारिक सहचार्य सिद्धांत जो इनके अनुसार अधिगम प्रक्रिया विभिन्न उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं का परस्पर संबंध है। तो ये जो थॉर्नडाइक है, वॉटसन है, पावलोव है, स्किनर, मिलर, हल, गोथरी, तो ये इसके प्रमुख समर्थक हैं। तो यहाँ पर ये नहीं था सहचार्यवाद का सिद्धांत, तो उद्दीपन अनुक्रिया का। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, गेस्टोलट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये सिद्धांत सामीप्य, समानता, समापन या सादगी। तो गेस्टोलट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है यहाँ पर, यह माना गया है समानता का सिद्धांत। और गेस्टोलट जो विचार है उनके अनुसार वस्तु में समानता होती है और विशेषताओं में वे एक दूसरे के समान होते हैं और वे एक दूसरे के रूप में प्रत्यक्षित होते हैं, और इसमें आकार, रंग, बनावट इनकी समानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो समानता जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वैज्ञानिक मनोविज्ञान के जनक यहाँ पर कौन है? तो विलियम वुंट, जॉन्स, जेम्स या फ्रॉयड। तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान के जनक यहाँ पर किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है विलियम वुंट को। और संरचनावादी साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक हैं जो मस्तिष्क, चेतना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के घटकों एवं संरचनाओं के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तंत्रिका तंत्र के प्रक्रिया और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था संरचनावादी में, प्रक्रियावाद में, व्यवहारवाद में या मनोविश्लेषणवाद में। तो तंत्रिका तंत्र के प्रक्रिया और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया था। अब ये जो यहाँ पर जोर देने वाले हैं तो ये प्रक्रियावादी हैं। तो प्रक्रियावादी है विलियम जेम्स, और अमेरिकी साइकोलॉजी के जनक हैं जो तंत्रिका तंत्र के प्रक्रिया और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर देते हैं। तो कई बार आ जाता है प्रक्रियावादी, तो अमेरिकन साइकोलॉजी के जो जनक है विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने गए हैं जीन पियाजे, जेबी वॉटसन, अब्राहम मैस्लो या फिर वर्दाइमर। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक इनमें से किन्हें माना गया है? तो यहाँ पर जो जीन पियाजे जो है इनको माना गया है। और ये जो संज्ञान शब्द है यहाँ पर वस्तुतः विचार, अनुभव और इंद्रिय जनित ज्ञान समझ की मानसिक प्रक्रिया है। तो इसके प्रणेता थे ये जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्तर पर सोचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? अनुभूति, स्कीमा, बुद्धि या स्मृति। तो मानसिक स्तर पर सोचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में क्या कहलाता है?
तो इसको कहा गया है स्कीमा। ये जो स्कीमा जो मनोविज्ञान है, इसमें रूपरेखा, विचार या व्यवहार की योजना का वर्णन करती है, जो सूचनाओं के वर्गीकरण को संगठित करती है और उसमें संबंध स्थापित करती है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा आत्मसिद्धि। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? आत्मशक्ति की अनुभूति, कार्यसिद्धि अवस्था, आत्मसम्मान या स्व सुरक्षा। तो आत्मसिद्धि से क्या तात्पर्य है? आत्मसिद्धि से जो यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है आत्मशक्ति की अनुभूति से। तो मनोविज्ञान जो है ये मानववादी स्कूल के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता सोपान क्रम सिद्धांत की उच्चतम अवस्था आत्मसिद्धि को बताया है, और यही स्व आत्मशक्ति सिद्धि की अवस्था है। तो आत्मसिद्धि का तात्पर्य आत्मशक्ति की अनुभूति से है। वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं, तो आत्मसिद्धि आत्मशक्ति। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मास्लो, लेव वाइगोत्स्की या जेबी वॉटसन। तो मनोयोनिक और ये मनोविश्लेषणवाद के जनक, तो ये जो है यहाँ पर सिगमंड फ्रायड जो है इनको माना गया है। और चेतन, अवचेतन, अचेतन, आइडिगो, सुपरईगो, तो इस विचार के प्रमुख घटक हैं। इसके बाद है यह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है उसे कहा जाता है पारगमन, व्यवहार, उद्दीपन या फिर अनुभव। तो वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है, तो क्या कहा जाता है उसे? और उसको कहा गया है उद्दीपन। तो उद्दीपन से विषय वस्तु को समझने की प्रक्रिया अंतर्गत हमारे किसी अंग या न्यूरॉन्स में विशिष्ट व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। और ये जो पारगमन है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यूरॉन्स द्वारा ग्रहिता की उद्दीपन ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर जो उद्दीपन जो है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को सर्वांगीण विकास का जनक मानते थे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जॉन डीवी या अब्राहम मैस्लो। तो शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन कौन मानते थे? और ये मानने वाले थे महात्मा गांधी। और इनका कहना था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। तो महात्मा गांधी जाए इनका मानना था ये कि शिक्षा को सर्वांगीण विकास माने। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य ही जीवन है सूत्र वाक्य किसने कहा था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या मैकनियस ने। स्वास्थ्य ही जीवन चक्र है, तो ये सूत्र वाक्य किसने कहा था? और ये कहने वाले थे सुकरात। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये क्या है, एक यूनानी विचारक थे, और सुकरात ने ही यह विश्व प्रसिद्ध सूत्र वाक्य वह विचार स्वास्थ्य ही जीवन है ये कहा था। और प्लेटो ने अपनी चर्चित पुस्तक रिपब्लिक में राज्य समाज के नियामक सिद्धांतों और दार्शनिक राजा के बारे में सारगर्भित विचार दिए हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर जो है ये कथन है, तो ये सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या कोलमैन, तो किन का है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन 3 में जो है अरस्तु, तो इनका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्यवहारवाद के पर्याय माने जाते हैं औचित्यवादी, प्रयोजनवादी, प्रकार्यवादी या फिर ये सभी। तो व्यवहारवाद के जो पर्याय हैं यहाँ पर, और ये माना गया है प्रयोजनवाद को। प्रणेता कौन थे इसके? तो ये थे जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा ज्ञान की बजाय कर्म पर जोर देने वाले मनोवैज्ञानिक। ज्ञान की बजाय कर्म पर जोर देने वाले अस्तित्ववाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद या आदर्शवाद, तो देने वाले मनोवैज्ञानिक स्कूल हैं, तो कौन से हैं? और ये माना गया है व्यवहारवाद को, प्रैग्मेटिस्ट कह देते हैं इसको, या करके सीखने पर जोर देती है। तो इसलिए अभिप्रेरण और अभ्यास उसके प्रमुख
चरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला ये किस मनोविज्ञान के द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम वुंड, जेम्स टर्न या जोन्स के द्वारा? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला जो है इसका संबंध है विलियम वुंड से और 18वीं सदी में स्थापित की गई थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना गया है? मन, आत्मा, हृदय या चेतन का? तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? और मनोविज्ञान जो है इसको माना गया है मन का विज्ञान। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो विकास जो है ये शुरू होता है गर्भ से, शैशव, पूर्व बाल्य या बाल्य अवस्था के बाद से। तो विकास कब से शुरू होता है? विकास जो है शैशव अवस्था जो है वैसे वहीं से शुरू हो जाता है। विकास जो है ये निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शैशव अवस्था अर्थात शिशु के जन्म के साथ ये आरंभ हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त होता है और इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन काल शामिल है। तो यहाँ पर देखें तो जिसमें गर्भ अवस्था से आंसर होना चाहिए क्योंकि विकास जो है गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो मानव का जो विकास है किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? और इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, तो इन क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। नेक्स्ट आ जाता है नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। तो ये किसने कहा था? कोहलबर्ग, सिगमंड फ्रॉयड, मार्टिन हॉफमैन या किसी ने भी नहीं। तो नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। तो ये जो यहाँ पर कहा गया था ये कहने वाले थे कोहलबर्ग। तो ये जो कोहलबर्ग जो है इनके अनुसार नैतिकता विकास की सार्थक समावेशी समझ पैदा करती है जो कि आंतरिक मान को वह सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? शैशव, बाल्य, किशोर, प्रौढ़ावस्था में। तो बालक का जो विकास है वो विषम लिंगी के प्रति ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाली जो अवस्था है ये किशोर अवस्था है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विशेष से सामान्य, निरंतरता का, विभिन्नता का, एकीकरण का सिद्धांत। तो नहीं है विकास का एक सिद्धांत। और जो ऑप्शन 1 में है विशेष से सामान्य की ओर, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत चिंतन तर्क से संबंधित है। तो बालक पहले सामान्य वस्तुएं और बाद में विशिष्ट या विशेष बातें सीखता है। जैसे उससे लगा लो आप एक छोटा बच्चा है, सबसे पहले प्री नर्सरी में जाता है, उसके बाद फिर वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार से जा बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले छोटी कक्षा में होगा, उसी के बाद तो बड़ी में होगा। ये तो है नहीं पहले जा बड़ी कक्षा में हो जाएगा उसके बाद फिर प्री नर्सरी में जाएगा। तो इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर? औपचारिक, संवेदी, पूर्व या मूर्त सेक्रियात्मक चरण पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो 4 है इसको माना गया है मूर्त सेक्रियात्मक अवस्था। तो 4 जो है यहाँ पर जो जीन पियाजे जो है उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली जो इंद्रजनित कामक अवस्था थी, दूसरे नंबर पे पूर्व वाली, तीसरे पे मूर्त और चौथे पे औपचारिक सेक्रियात्मक अवस्था थी। तो ये मूर्त सेक्रियात्मक चरण जो है यहाँ पर इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया है। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी तो जीन पियाजे जो है इन्होंने बतलाए हैं 4 चरण, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, फिर पूर्व, मूर्त और अमूर्त या फिर उसे औपचारिक भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोर, वयस्क, बाल्य या शैशव अवस्था में। तो कौन सा चरण है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो कौन से है यहाँ पर? ये किशोर अवस्था है। नेक्स्ट आ जाता है विकास को साकार करने वाले
पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल हैं? तो विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में किसके अलावा सभी शामिल है, बस एक को छोड़कर? संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, सौष्ठव या गुणवत्ता। तो कौन से वाला है? और यह है शारीरिक सौष्ठव, बस इसी को छोड़कर। हाँ, इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, विकास अनवर्त प्रक्रिया है। तो ये जो विचार संबंधित है अंतःसंबंध से, निरंतरता, एकीकरण या अंतःक्रिया के सिद्धांत से। तो विकास जो है ये अनवर्त जो है प्रक्रिया है। तो किसका संबंध है? और इसका जो संबंध है ये निरंतरता के सिद्धांत से है। शारीरिक और जो मानसिक गुण है इनका विकास धीरे धीरे तब तक जारी रहता है जब तक इन गुणों की वृद्धि अधिकतम तक न पहुंच जाए। इसके बाद है बच्चों की भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? भाषा विकास का महत्वपूर्ण चरण शिशु अवस्था में, बाल्य, किशोरी या वयस्क अवस्था में। तो भाषा विकास का महत्वपूर्ण चरण यहाँ पर माना गया है। महत्वपूर्ण चरण जो है ये बाल्यावस्था को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अल्बर्ट बंडूरा, दंड का अभ्यास सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। स्वनियमन नैतिक विकास की कुंजी है या अमूर्त तर्क नैतिक विकास की कुंजी है। तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा जो है इनके अनुसार, और इनके अनुसार जो है यहाँ पर माना गया है कि स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। तो अल्बर्ट जो बंडूरा इनका कहना था कि नैतिक विकास को सामाजिक व संज्ञानात्मक कारकों के समायोजन, विशेषकर उन कारकों जिनमें आत्मनियंत्रण शामिल है, विचार करके समझा जा सकता है। तो ये ऑप्शन या 3 यहाँ पर इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है एक बालक कि सिर से पैर की ओर विकास की दिशा क्या कहलाएगी? तो सिर से पैर की ओर विकास जो है सिर से पैर की ओर, और बीच का जो भाग है नाभि से बाहर की ओर होता है। अब सिर से पैर की ओर की जो यहाँ पर दिशा जो है ये क्या कहलाएगी? सिफोलोकोडल, समीप से दूर, दूर से समीप, या कोडोसिफेली। तो इसको जो क्या कहा गया है? सिफोलोकोडल, जो यहाँ पर 1 में दी गई है, जिसमें विकास या क्रम लंबवत रूप में सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, और उसके बाद टांगों का, और इसके बाद अच्छी तरह बिना सहारे खड़े होना और चलना सीखता है। इसके बाद है प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा गया है। ICDS, ECCE, DIET, MDMS। तो प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है ECCE, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ये पूर्व बाल्यावस्था की एक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा का पूर्ववर्ती संस्करण एवं आधार है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो ये किन का कहना था यहाँ पर? रम्सफील्ड और E.A. किलपैट्रिक, सिम्पसन या स्टेनली हॉल का। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है स्टेनली हॉल से है। नेक्स्ट आ जाता है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। E.L. थॉर्नडाइक ने, J.B. वॉटसन, B.F. स्किनर, कोल एम ब्रूस ने। तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, और ये कहा गया है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये जो अवस्था है इसमें बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना और गेंद के साथ खेलना सीख जाता है, और इस अवस्था में ही बच्चा अच्छे और बुरे में अंतर भी करना शुरू कर देता है। इसे दल टोली की उम्र के रूप में भी जाना जाता है। कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था। तो ये जो कोल एम ब्रूस थे यहाँ पर, तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल मानने वाले कोल एम ब्रूस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था, यह मानी गई है शैशव, बाल्य, किशोर या वयस्क अवस्था को तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था, और ये कहा गया है शैशव अवस्था को। तो जन्म से 2 साल तक शारीरिक विकास की गति जो है वो अत्यंत तेज रहती है, और शैशव अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, और बालक की तुलना में बालिकाओं में विकास अधिक शीघ्र होता है।
तो इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी माना जाता है। इसके बाद है प्यूबर्टी। इसका तात्पर्य किस अवस्था से है? शैशव, बाल्य, किशोर या वयस्क अवस्था से। प्यूबर्टी का तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये किशोर अवस्था से लिया गया है। इसके बाद है विकास का संबंध। मात्रात्मक, गुणात्मक, भावात्मक या इनमें से सभी है। तो विकास का संबंध है। अब विकास जो है इसका संबंध इन सभी से यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है मानवीय विकास। तो मानवीय विकास जो है कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? श्रृंखलाबद्ध, सामान्य से विशेष, निरंतरता या प्रतिवर्ती का? अब नहीं है तो ये प्रतिवर्ती का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? विकास प्रगति की ओर ले जाता है, विकास अधीनता से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है, बच्चे विभिन्न दौरों से विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। तो अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। उपलब्धि, लक्ष्य, पाठ्यक्रम घोषणाएं, पठन कौशल, समज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन क्या है? और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 4 में तो ये समज्ञानात्मक उद्देश्य है। नेक्स्ट आ जाता है डे केयर क्या है? बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया है, बच्चों के लिए निवास केंद्र है, बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया है, शिशुओं के लिए निवास केंद्र है। तो डे केयर क्या है? डे केयर जो है ये कहा गया है बच्चों के लिए निवास केंद्र। तो जहाँ बच्चों की देखभाल किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका संवैधानिक अभिभावक नहीं है। आमतौर पर यहाँ पारिवारिक सदस्य नहीं होते हैं। इसके बाद है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताएं पहुँचती हैं। आनुवांशिकता, जीन, पर्यावरणीय गुणसूत्र क्या कहा गया उनको? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसमें आंसर रहेगा आनुवांशिकता। तो जैसे कुछ गुण होते हैं जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, आपके पिता से आपके पिता में, आपके पिता से, तो इस प्रकार से जाओ चलते रहते हैं आपसे आपके बच्चों में। आनुवांशिकता जो इनको कहा गया है। अगला क्वेश्चन है लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है। पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। पुरुष घर संभालता है और महिला कार्य करती है। पुरुष महिला दोनों कार्य पर जाते हैं और इनमें से कोई सा भी नहीं। तो लिंगों की पारंपरिक भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब लिया गया है यहाँ पर पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। रूढ़िबद्ध वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हम यहाँ हमारे जो यहाँ पर हिंदी ग्रामर जो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें जो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है तो तत्सम और तद्भव जो यहाँ पर इनसे हमने लिए हैं क्वेश्चन। तत्सम होते हैं जो संस्कृत वाले रूप हैं, वैसे लिखे पढ़े बोले जाते हैं, और तत्सम का परिवर्तित जो रूप है ये तद्भव होता है। मतलब जो आप संस्कृत में लिखते बोलते हैं उसका जो परिवर्तन होगा। जैसे हिंदी में संस्कृत में हम दधी कह देते हैं, दधी, और हिंदी में हम उसे दही कहते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? आग। तो ये संस्कृत हो गया तत्सम और ये तद्भव हो गया हिंदी। तो यही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा तत्सम का। तत्सम बताना है इसमें कौन सा, स्थायी, केतकी, केवड़ा या करेला। तत्सम है और जो ऑप्शन सी में है अर्थात केतकी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर भी तत्सम ही बताना है। हाथ, अंजलि, अंक या आँख। तो यहाँ पर जो इसमें तत्सम जो है ये अंक से लिया गया है। आँख, इसका जो तत्सम रूप है ये अर्क होता है, अर्क। और हाथ इसका होता है आंतर, आंतर। और अंजलि, मुट्ठी जो उसको कह देते हैं अंजलि, दोनों
हाथ जोड़कर जैसे आप प्रसाद लेते हैं, अंजलि। तो अंक जो है, अंक मतलब गोद भी कह देते हैं। इसके बाद है इनमें से भी तत्सम ही बताना अपने पंख, पवन, पारा या पकवान कौन सा है तत्सम। तत्सम जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है, पवन। नेक्स्ट आ जाता है आर्द्रक का तद्भव क्या बनेगा। आर्द्रक, आर्द्रक इसका मतलब क्या है, अदरक। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तत्सम, पंख, पंछी, पत्थर या प्रकट। तत्सम मतलब संस्कृत वाला, संस्कृत वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन डी में है, प्रकट। नेक्स्ट आ जाता है हरिद्रा शब्द का तत्भव रूप क्या बनेगा, मतलब हिंदी वाला। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा हल्दी, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है। अब मतलब तद्भव नहीं है तो कौन सा होना चाहिए, संस्कृत वाला होना चाहिए तत्सम। अब नहीं है तद्भव, तद्भव शब्द नहीं है, कौन से वाला, तो जो ऑप्शन ए में है निष्ठुर, क्योंकि निष्ठुर है ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्याघ्र, इसका जब हम हिंदी में बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो व्याघ्र को क्या कहा जाता है, व्याघ्र जो है इसको हम बाघ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तद्भव नहीं है। अब एक तद्भव नहीं है, तीखा, जीव, आदमी या डीठ, और कौन सा है, तो जो ऑप्शन बी में आए हैं आदमी। तीखा इसका क्या होता है, तीक्ष्ण कह देते हैं इसको। जीव को क्या कहते हैं, जीवा कह देते हैं। और डीठ, डीठ को क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं दृष्ट, दृष्ट ये वाला दृष्ट। इसके बाद आ जाता है उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, अपभ्रंश, फारसी, तुर्की, अरबी का। ये भी एक बार जो स्टेट के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था पहले। तो उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कतेरी, इसका तद्भव जो रूप कौन सा बनेगा, कर्तरी है, कर्तरी। तो कर्तरी जो है इसका जब हम हिंदी में बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कैंची। कर्तरी मतलब काटने वाली, कैंची। और विदेशी शब्द है ये, और तुर्की जो भाषा उसमें से लिया गया है। इसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द अलग है, लावारिस, संयोग, सजग या विदेश। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ये ऑप्शन ए में है लावारिस, जबकि सजग, संयोग, विदेशी हिंदी के उपसर्गों से बने हैं। तो ये ऑप्शन ए वाला जो है लावारिस ये अलग है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा, मंत्रकारी का तद्भव। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। मंत्रकारी शब्द का जब हम तद्भव रूप बनाएंगे तो मदारी बनेगा, ये मदारी, मदारी। इसके बाद है श्रवण शब्द, इसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा श्रवण का। एक होता है श्रावण, एक होता है श्रवण। तो यहाँ पर श्रावण है, श्रवण कभी न कह देते हैं जिसको देसी भाषा में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला बनेगा श्रावण। एक श्रवण छोड़ना होता है, ये श्रावण है महीने वाला। इसके बाद आ जाता है सप्त सती, 700 कह देते हैं, सप्त मतलब 7, शतम 100। तो तद्भव रूप इसका क्या बनेगा, तो इसका जो यहाँ पर कौन सा बनेगा, इसमें सतसई कह देते हैं इसको, 700 का समूह, सतसई। इसके बाद है इनमें से तद्भव नहीं है, दृग, तमोली, ताला या दृक। अब नहीं है तो कौन सा, ऑप्शन डी वाला दृक, क्योंकि दृक मतलब दिशा को कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मौक्तिक शब्द का जो तद्भव रूप होगा, मोती होगा, मौसी, मृतिका या मातृक, कौन सा बनेगा मौक्तिक का। तो मौक्तिक जो है इसका होता है मोती, मोती है इसका तद्भव। और मृतिका ये मिट्टी जो होती है उसको कह देते हैं मौसी। ये मातृ सवसा, माँ की बहन जो होती है मस्सी, मातृ सवसा। इसके बाद आ जाता है किताब शब्द, ये तत्सम है, विदेशज है, तद्भव है, देशज है, किताब। तो किताब जो है ये विदेशी शब्द है, जो मतलब देसी भाषा से आए हैं, दूसरे देश से, लेकिन हिंदी में उनका प्रचलन हो रहा है। इसके बाद आ जाता है अपील शब्द,
ये कौन सा देशज है, तद्भव विदेशी है, तत्सम शब्द है अपील। तो अपील जो है यहाँ पर ये भी विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनमें से तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। पाषाण पाहन, सुकर सुअर, रात्रि निशा, नित्य नाच। तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से एक सही नहीं है। कौन से वाला सही नहीं है यहाँ पर? अब रात्रि और निशा ये दोनों बातें एक ही है। रात्रि रात को कह देते हैं, निशा भी रात ही है, तो ये वाला। क्योंकि रात्रि का तो रात होता है। इसके बाद है रक्षासूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? राख, राखी, राजपूत या रस्सी। रक्षासूत्र, और ये लिया गया यहाँ पर राखी से। राख जो है ये राख, ये क्षार कह देते हैं इसको, क्षार, अक्षार। और राजपूत मतलब राजपुत्र, रस्सी रज्जु को कह देते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, गिरधर का जो तद्भव है कौन सा होगा? गिद्ध, गिद्धना, गिद्धी या गिद्ध। गिद्ध का तद्भव तो कौन सा? गिद्ध कह देते हैं इसको। संस्कृत में गिद्ध आ जाए तो गिद्ध कहेंगे इसे हिंदी में, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। इसके बाद है मक्षिका। इसका हिंदी में रूप क्या बनता है मक्षिका का मतलब? तो इसका हिंदी में जो मतलब है मक्खी से होता है, ऑप्शन बी में। मच्छर को क्या कहते हैं? मत्सर कह देते हैं मच्छर को। मस्तक माथे को कह देते हैं। इसके बाद है मत्सर शब्द का तद्भव कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो अभी हमने बात ही की थी। मत्सर मतलब मच्छर होता है, और मीत मतलब मित्र होता है। मछली को हम मत्स्य कह देते हैं। मक्खी को ऊपर हमने पढ़ा था मक्षी का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप कौन सा बनेगा? अंगुल, अंजलि, गुलमिल या उंगली। कौन सा बनेगा अंगुली शब्द का तद्भव? तो इसका जो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अंगुली मतलब उंगली को कह देते हैं। इसके बाद हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर श्रोत्र की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5 में। तो श्रोत्र की दृष्टि से शब्द जो है उनको 4 जो भाग है इसमें बांटा जा सकता है, जिसमें तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, देशज और विदेशी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सलावण्य। इस शब्द का जो तद्भव रूप है वो कौन से वाला है? सलावण्य का। तो ये सललित है, लवण है, लावण्य है या सलोना है। तो सलावण्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो इसका जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी में जो आया है सलोना, तो ये वाला होगा। लवण क्या है? लवण नमक जो है वो वाला है, नून कह देते हैं जिसे देसी भाषा में। इसके बाद है हल्दी का तत्सम शब्द होगा यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा ही था ये। तो हल्दी को हरिद्रा कह देते हैं, जो ऑप्शन बी में आया है। और हीरक मतलब हीरे को कह देते हैं, और ये हस्ती हाथी को कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है तौलिया। तौलिया किस भाषा का है? ये तुर्की है, हिंदी, पुर्तगाली या उर्दू। तौलिया तो ये जो है यहाँ पर पुर्तगाली भाषा का है। और कौन कौन से हैं? और इसके अलावा एक तो अलमारी है, साबुन, कप्तान, तंबाकू, बाल्टी, कमरा। तो ये सारे के सारे हैं। इसके बाद आ जाता है तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो तद्भव तत्सम वालों में एक सही नहीं है अदरक, आर्द्रक, अनाड़ी, अनार्य, अमी, अमृत, अपना, आत्म। तो नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें कौन से वाला है। तो ये जो ऑप्शन सी में जो आया है यहाँ पर, अमी, अमृत। अदरक को हम आर्द्रक कह देते हैं। अनाड़ी मतलब अनार्य, अपना, आत्म, अमी, अमृत। क्योंकि यहाँ पर क्या है तद्भव और तत्सम मेन में से सम्मिलित नहीं था, तो वह बताना था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, तुर्की या फारसी का? दवा तो यहाँ पर जो इसका सी आंसर ऑप्शन सी वाला है, मतलब फारसी जो भाषा है उसका यहाँ पर शब्द है। और इसके अन्य शब्द हैं जैसे आराम, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत,
जहाज, तो ये सारे के सारे फारसी भाषा के हैं। नेक्स्ट इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। प्रतीत, प्रतिमान, प्रतीत या प्रतिबिंब। अब ये जो ऑप्शन 1 में आया है यहाँ पर प्रतीत, ये वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इनमें से तत्सम नहीं है। किशन, करक, कटी या कृषकाय। अब तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है जो ये ऑप्शन ए में आया है, तो ये जो किशन शब्द है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कटी, कर्क, कृषकाय ये तीनों के तीनों क्या है, तत्सम है, जबकि किशन शब्द तत्सम नहीं है। किशन मतलब कृषण, कृषण, क्योंकि किशन जाए तद्भव है। इसके बाद है इनमें से तद्भव नहीं है। दांत, आंख, अधर या कान। अब नहीं है कौन सा ऑप्शन, बी वाला, अधर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर जो है तत्सम नहीं है। अब तत्सम नहीं है दृष्ट, पानी, पृष्ठ या पंख। अब जो ये ऑप्शन सी में है पानी, ये वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर तत्सम नहीं है। गायक, शावक, नायक या उपकान। तत्सम नहीं है कौन से वाला, ये जो ऑप्शन डी में है उपकान, ये वाला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। अब नहीं है उपज, उपला, तद्भव, उबाल, कौन सा वाला, तो ये जो ऑप्शन बी में है तद्भव, क्योंकि तद्भव शब्द जाए हिंदी का रूपांतरण है, मतलब तत्सम का चेंज हो गया तद्भव वाला। इसके बाद है तत्सम नहीं है उर्वर, उलझन, कोंकण या कोण। तत्सम, अब ये जो ऑप्शन सी में है उलझन, क्योंकि तत्सम शब्द का उदाहरण है ये। नेक्स्ट इनमें से तत्सम नहीं है। चैत, आषाढ़, जेठ या फागुन। तत्सम नहीं है। अब नहीं है तो ये ऑप्शन ए वाला, चैत। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्योंकि ये चैत जो है इसका चैतर होता है, ये वाला संस्कृत का चैतर। इसके बाद है तत्सम नहीं है यहाँ पर नरक, खग, स्वर्ग या पुहुमी। तत्सम नहीं है कौन से वाला, ऑप्शन ए वाला, नरक, क्योंकि इसका नरक ये वाला होता है, इसके ऊपर का जो है नरक ये वाला। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका भी तत्सम नहीं है। पुष्प, सुमन, पुहुप या प्रसून। कौन से वाला, ऑप्शन जो बी में है पुहुप। पुप जो इसका तत्सम कौन सा बनेगा, पुष्प बनेगा इसका। इसके बाद है इसमें तत्सम नहीं है यहाँ पर कौन से वाला, नेह, नगन, क्षमा, नख। तो ये जो ऑप्शन ए में है नेह, ये वाला। इसके बाद आता अगला क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर भी तद्भव नहीं है कौन से वाला है, जो ऑप्शन बी में है दीपावली। तो ये तद्भव नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी तत्सम नहीं है इसमें। अब कौन सा है, पार्श्व, पहुना, पाषाण या पिटक। तत्सम नहीं है। और ये जो ऑप्शन सी में आए हैं पहुना, उसमें क्या देते हैं, पहुना। ये जो यूपी वाले जो हैं वो क्या देते हैं, पहुना। मेहमान जो होता है उसको कहते हैं पहुना। इसके बाद है एवं का जो तद्भव रूप है क्या बनेगा यहाँ पर, एवं, और, तथा, यों। तो इसका जो तद्भव जो है ये कौन सा होगा, तो ये होगा तथा वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तत्सम नहीं है पक्ष, वायु, राजा या साई। और ये जो ऑप्शन सी में है ये वाला, साई। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इस तद्भव है। अब तद्भव कौन सा है, पंख, कार्य, अक्षर या आज्ञा। तो ये जो ऑप्शन ए में आया है पंख, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तत्सम है यहाँ पर छाया, छेद, छात्र या छुरी। कौन सा है, और ये जो ऑप्शन बी में आया है छात्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का, अट्टालिका का क्या बनता है, तो ये बनता है अटारी। अब यहाँ पर एक विदेशी है, कौन से वाला विदेशी शब्द इसमें, तो ये जो मेल जो शब्द है
इसको माना गया क्योंकि अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का जो माइल जो है उससे है बना हुआ, माइल से। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।